एक नई वन शॉट वीडियो के साथ आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों स्वागत है पाथफाइंडर के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में, जिनके दोस्तों अलग अलग नाम आपको देखने को मिलते हैं। उत्तरी भारतीय मैदान इनको बड़ी सिंपल भाषा में कहा जाता है। इनके बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। उसके बाद इसके और भी कुछ नाम आते हैं, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। कुछ कुछ किताबों में, कुछ कुछ पुस्तकों में इसको दोस्तों इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स भी कहा जाता है, और कुछ कुछ किताबों में इसको केवल गैंजेटिक प्लेन्स का नाम भी दिया जाता है। तो इन्हीं मैदानों के बारे में आज हम लोग फिर से चर्चा करने वाले हैं। बड़ी ही ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन प्लेन्स का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ था। तो सबसे पहले तो उसी के बारे में चर्चा करी जाएगी, एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे इन प्लेन्स की कुछ प्रमुख विशेषताएं, एंड देन इसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जो इसके अलग अलग भाग हैं, उनके बारे में दोस्तों हम लोग आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। सो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो लोग मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि मेरा नाम अनिरुद्ध अग्रवाल है, एंड आई एम अ टीचर फॉर ज्योग्राफी, पॉलिटी, आईआर, साइंस एंड टेक फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एंड दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से आप हमारे साथ संपर्क में आ सकते हैं। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए करना चाहूंगा। कल से यानी कि 25 अगस्त से 31 अगस्त तक नॉन स्टॉप आपके लिए स्पेशल क्लासेस चलने वाली हैं, जो कि निशुल्क स्पेशल क्लासेस होंगी ओनली ऑन दी अनअकैडमी ऐप। इसमें मैं भी दोस्तों इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाला हूं, और मैं आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट क्लासेस को करने वाला हूं। रोजाना होने वाली हैं 1 बजे आपके लिए हम लोग कवर करेंगे एनसीईआरटी। क्लास 6 की एनसीईआरटी को कवर किया जाएगा, जिसको कि हम लोग ग्रेजुअली खत्म करेंगे 7 डेज में। एंड उसके बाद आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी भी कवर करवाने वाला हूं, जो कि 4 बजे आपका सेशन होने वाला है। इन दोनों ही क्लासेस में आप लोग प्लीज आइए। अगर आपने अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, इसको डाउनलोड कीजिए। अगर आप ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं तो इन क्लासेस में जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं, आपको मेरी प्रोफाइल पे नजर आ जाएंगी। और इन क्लासेस पे जाकर के आप अपनी एनसीईआरटी की जो तैयारी है, इनफैक्ट उसकी जो प्रैक्टिस है, उसको सुनिश्चित कर पाएंगे। अगर आप लोग एक बिगिनर विद्यार्थी हैं जिसने अभी यूपीएससी की तैयारी को शुरू किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन क्लासेस में जरूर आइएगा। आपको काफी कुछ यहां पे सीखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग अपनी तैयारी को ऑर्गेनाइज तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से करना चाहते हैं, तो हम लोग आपके लिए उड़ान बैच लेकर आए हैं, जिसमें कि हम लोग कंप्लीट जीएस की तैयारी, टेस्ट सीरीज की तैयारी और साथ में सीसैट भी आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो बैच है ये आपके लिए अवेलेबल है मात्र 8,420 रुपए में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनी यूपीएससी दोस्तों इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपको एनरोल करने की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये ध्यान रखिए, बैच 1 सितंबर से शुरू होगा। इसमें अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। 14,300 रुपए में आपको ऑप्शनल के साथ कॉम्बो भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहां पर दिए गए इस फोन नंबर पे हमें रीच आउट कर सकते हैं और इस बैच में जाकर के एनरोलमेंट ले सकते हैं। ऑल्सो एक पाथफाइंडर पास हमारी टीम के द्वारा लाया गया था, जिसमें कि अगर आपको कोई भी नई ऑफरिंग है जो कि पाथफाइंडर लेकर आएगा, जो पाथफाइंडर की टीम आपके लिए लेकर आएगी, इस नई ऑफरिंग में जाकर के आप लोग एनरोलमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी अगर आप एक बार पाथफाइंडर पास को परचेज कर लेते हैं। ये पास दोस्तों आपको 20,000 रुपए में अवेलेबल करवाया जा रहा है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑल राइट, सबसे पहले हम लोग जो हमारे ग्रेट इंडियन प्लेन्स या फिर जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हैं, इनकी लोकेशन को समझ लेते हैं। देखिए, हमने हिमालयास के बारे में पढ़ा हुआ है, तो हिमालयास के जस्ट दक्षिण में, यानी कि जहां पे हिमालयास खत्म हो जाते हैं, हिमालयन फुटहिल्स के जस्ट दक्षिण में आपको देखने को मिल जाता है आपका ग्रेट इंडियन प्लेन्स। और ग्रेट इंडियन प्लेन्स के नीचे आपको पेनिनसुलर इंडिया देखने को मिल जाता है। आप इस वाले मैप से यहां पे बड़ी आसान तरीके से समझ पाएंगे कि यहां पर तो आपके पूरे हिमालयाज हैं, जो कि ऊपर आपको इस तरीके से कर्व्ड शेप में देखने को मिलते हैं, और उसके जस्ट नीचे जो ये वाला ग्रीन वाला पार्ट मार्क किया हुआ है, ये दोस्तों आपके बेसिकली जो पूरे के पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं, ये आपको इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। ऑब्वियसली इसके नीचे का जो पूरा का पूरा एरिया है, इसी को हम लोग पेनिनसुलर इंडिया का नाम दे देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे उत्तर में हिमालयाज, बीच में दोस्तों ग्रेट इंडियन प्लेन्स, और सबसे दक्षिण में आपको पेनिनसुलर इंडिया आपको देखने को मिलता है।
नाउ ये वाले जो प्लेन्स हैं इसकी फॉर्मेशन के बारे में बातचीत करूंगा, लेकिन बहुत ही सिंपल भाषा में कहूं तो इनको एग्रेडेशनल प्लेन्स कहा जाता है, जो कि डिपोजिशनल वर्क से बने हैं ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम्स। जो 3 मेजर रिवर सिस्टम्स जिनके डिपोजिशनल वर्क से ये वाले प्लेन्स बने हैं, उन तीनों रिवर सिस्टम्स का नाम क्या है? अगेन यहां पे देख पाएंगे इंदस, उसके बाद गंगा और यहां पर हमारी विशाल ब्रह्मपुत्रा देखने को मिलती है। तीनों के बिकॉज इन तीनों के डिपोजिशनल वर्क से ये पैदा हुए हैं, इसीलिए इसको इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स भी कहा जाता है। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि ये भी इसको दिया गया एक नाम है जो कि कभी कभार आपको सुनने को मिलता है। अब आई थिंक आपको मालूम पड़ गया होगा कि क्या वजह है कि इसको इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन कहा जाता है। ये वाली फोटो को भी देख सकते हैं, काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये फोटो। देखिए सबसे ऊंची चट्टान आपकी ग्रेट हिमालयन रेंजेस की है, फिर थोड़ा यहां पर आएंगे तो यहां पर घाटियां आती हैं, वैलीज आती हैं, देन आपको लेसर हिमालयस देखने को मिलते हैं। उसके थोड़ा नीचे आएंगे तो यहां पर आपको दुन्स और द्वार्स देखने को मिलते हैं, फिर आपको शिवालिक्स देखने को मिलते हैं और शिवालिक्स के फुट हिल्स जहां पे खत्म हो जाते हैं उसके बाद आपको यहां पर इंडो गैंजेटिक प्लेन्स देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही क्रूड तरीके से दिखाया गया है। ये यहां पर आपको बीच में इसके कुछ कुछ कंपोनेंट्स होंगे जो कि मैं आगे जिनको ब्रेक डाउन करूंगा, लेकिन आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से शिवालिक्स के जस्ट बाद आपको इंडो गैंजेटिक प्लेन्स देखने को मिलते हैं। और ऑब्वियसली जब इंडो गैंजेटिक प्लेन्स खत्म होते हैं तो फिर हमें भारत का जो पेनिनसुलर पठार है वो देखने को मिल जाता है। बात करें कि इन प्लेन्स की फॉर्मेशन कैसे हुई थी, तो हिमालयास की फॉर्मेशन जिस प्रकार हुई थी कहीं ना कहीं उनकी फॉर्मेशन के साथ ही थोड़ा बहुत संबंध रखता है आपका ग्रेट इंडियन प्लेन्स की फॉर्मेशन। जब दोस्तों हिमालयास की फॉर्मेशन हुई थी तो जो इंडियन प्लेट थी उसकी हमें नॉर्थवर्ड मूवमेंट देखने को मिली थी, जिसको कि मैंने आपको बना के भी दिखाया था कि जैसे मान लीजिए साइड व्यू आप लेते हैं, यहां पर मान लीजिए यूरेशियन प्लेट है, यहां पर मान लीजिए इंडियन प्लेट है, तो ये वाली प्लेट तो स्टेशनरी थी, लेकिन इंडियन प्लेट जो है वो इस तरफ को मूव कर रही थी, जिसकी वजह से ये आपका सरफेस उठने लगा और आपके हिमालयास बन गए। वेरी इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि जब ये सरफेस उठने लगा और हिमालयास बन गए, यहां पर दोस्तों आपको एक छोटा सा ट्रफ भी देखने को मिलता है। ये वाला जो ट्रफ था, ये इसी मूवमेंट की वजह से बना था। और इवेंचुअली क्या हुआ कि कल को जब हिमालयास के ऊपर नदियां बहने लगी तो वो नदियों के साथ साथ नीचे को सेडिमेंट्स भी आने लगे और वही सेडिमेंट्स यहां पर आकर के इकट्ठा होना शुरू हो गए और वही सेडिमेंट्स, वही कॉन्ग्लोमेरेट्स जो कि नीचे आ रहे थे वो इन डिप्रेशंस में, इन ट्रफ्स में धीरे धीरे भरते गए और यही हमें देखने को मिल जाता है आपके ग्रेट इंडियन प्लेन्स। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये डिपोजिशनल वर्क से बने हैं, इसीलिए मैंने आपको यह भी कहा था एग्रेडेशनल प्लेन्स इनको कहा जाता है, जो कि इसको समझने का बड़ा सिंपल तरीका है। एग्रेडेशन डिग्रेडेशन का एक विपरीतार्थक शब्द है, जैसे डिग्रेडेशन में एक चीज कम हो रही है लेकिन एग्रेडेशन में चीज इकट्ठा हो रही है। तो ये डिपोजिशन से बेसिकली यहां पर जो डेब्रिस है, जो यहां पर सेडिमेंट्स हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो आपको इस एरिया में, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आपको, ये आप देख पाएंगे। आपको फिर दोस्तों इस एरिया में यहां पर जो है आपको प्लेन्स बनते हुए देखने को मिल जा रही हैं। ये वाले जो प्लेन्स हैं इन्हीं को हम लोग नॉर्थ इंडियन प्लेन्स या ग्रेट इंडियन प्लेन्स का नाम दे देते हैं। ये रिसेंट टाइम्स में ही आपको देखने को मिला है कि इनका जो, ये रिसेंट टाइम्स मतलब कि पिछले कुछ मिलियन सालों में ही आपको देखने को मिला है कि यहां पर जो तीनों रिवर सिस्टम्स का जो सामान है वो इकट्ठा हो रहा है। और अगेन इसीलिए हम लोग इसको इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन का नाम दे देते हैं। यहां पर एक चीज ऑब्वियसली आई थिंक काफी क्लियर है वैसे, कि मैंने आपको बताया कि हिमालयास पहले बने थे, उसके बाद आपके जो है ग्रेट इंडियन प्लेन्स बने। तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रेट इंडियन प्लेन्स की जो एज है वो हिमालयाज से भी आपको कम देखने को मिलती है। अगर हम लोग प्रिसाइजली बात करें तो ग्रेट इंडियन प्लेन्स जो हैं ये दोस्तों क्वार्टरनरी पीरियड में इनका जन्म हुआ था और इसीलिए ये वन ऑफ द यंगेस्ट फीचर हमें इंडिया की फिजियोग्राफी में देखने को मिल जाते हैं। वन वेरी इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दीज प्लेन्स इज कि ये वाले जो प्लेन्स हैं ये बहुत ही फर्टाइल प्लेन्स हैं, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ हिमालयन रिवर। तो यहां पर जब नदियां आएंगी तो सेडिमेंट्स लेकर आएंगी, तो उन सेडिमेंट्स की वजह से ही ये वाले जो एरियाज हैं ये
इन जनरल आपको काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ देखने को मिलते हैं। और इसी वजह से आप लोग देखते भी होंगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार में जो बहुत सारी आबादी है उसके पीछे मेन एक बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ पर जो मैदान है वो बहुत अच्छे तरीके से उपजाऊ है। यहाँ पर अगर आप कृषि करते हैं तो आपको बहुत अच्छी यील्ड देखने को मिलती है। आगे बात करेंगे इनके कॉम्पोनेंट्स के बारे में कि कैसे कैसे कॉम्पोनेंट्स का इसमें रोल है, लेकिन मोटा मोटा येस, ये फर्टिलिटी जो है इसकी वजह से बहुत सारी और चीज़ें गवर्न हो जाती हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं और कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं अबाउट द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया या फिर द ग्रेट इंडियन प्लेन्स। दोस्तों, ये जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा एलुवियल ट्रैक्ट माना जाता है। ये बहुत ही ह्यूज एलुवियल ट्रैक्ट है। इस फोटो को यहां से देखिए कि ये पूरा का पूरा, इसमें कुछ पाकिस्तान का हिस्सा भी आता है, कुछ दोस्तों इसमें बांग्लादेश का हिस्सा भी आता है, ऑब्वियसली इसमें जो है इंडिया का तो मेजर हिस्सा आता ही है। तो ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक का जो पूरा का पूरा एरिया है, जो कि आप देखिए पाकिस्तान से एक्सटेंड होते होते ये इंडिया के एक्सट्रीम तक चला जाता है। ये पूरा का पूरा जो ट्रैक्ट है इसी को एलुवियल ट्रैक्ट कहा जा रहा है और ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एलुवियल ट्रैक्ट है जो कि देखने को मिलता है। टोटल प्लेन्स की अगर हम इस तरीके से लेंथ की बात करें तो 3200 किलोमीटर की लेंथ है जो कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक आती है। हाँ, जो इंडियन सेक्टर है वो इसमें 2400 किलोमीटर का है, 700-800 किलोमीटर आपको पाकिस्तान में देखने को मिल जाता है। जो अगर हम लोग पश्चिमी सीमा की बात करें, वेस्टर्न बॉर्डर की बात करें, तो वहां पर आपको पाकिस्तान की सुलेमान और किरथार जो रेंजेस हैं वो देखने को मिलती हैं। एंड ईस्टर्न साइड में तो ऑब्वियसली आपको जो हमारी हिमालयाज की पूर्वांचल हिल्स हैं वहां तक ये कहानी चली जाती है। इसमें आपको फिर से देखिए, यहां पर दोस्तों पाकिस्तान की सुलेमान और किरथार रेंजेस देखने को मिलती हैं और ईस्टर्न साइड में यहां पर आपको जो है वो पूर्वांचल हिल्स दोस्तों देखने को मिल जाती हैं। फर्दर आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में कुछ और विशेषताओं को जानें। तो इनकी जो एवरेज मोटाई है, जैसे आप इसमें आपको देखेंगे तो इनकी जो एवरेज मोटाई है ये कहीं कहीं पे, यहाँ पर देखिए जैसे कहीं कहीं पे मोटाई कम है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे और ज़्यादा है, फिर कम हो जाती है, फिर कम हो जाती है, इधर आते आते और कम हो जाती है, यहाँ पे बहुत ही कम हो जाती है। तो इनकी जो विड्थ है ना ये वेरी करती है। इनकी जो विड्थ है ये वेरी करती है फ्रॉम 150 to 300 किलोमीटर। ये कहीं कहीं पे कम है, कहीं कहीं पे ज़्यादा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वेस्ट के एरियाज़ में इसकी जो विड्थ है ये बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जो कि कभी कभी तो आपको 500 किलोमीटर तक भी चली जाती है। लेकिन जनरल ट्रेंड अगर आप पूरब की तरफ जाएंगे तो वहां पर इसकी जो मोटाई है ये दोस्तों कम होती हुई देखने को मिलती है। अगर हम लोग इसकी डेप्थ की बात करते हैं कि ये गहरा कितना है, देखिए जो ऊपर से डिपॉजिट्स आ रहे थे उसी से तो बन रहा था, तो इसकी जो डेप्थ है ये 1000 से 2000 मीटर की डेप्थ देखने को मिलती है। मतलब कि इतनी मोटी परत आपको मिट्टी की देखने को मिलती है जो कि ऊपर से बेसिकली सेडिमेंट्स आए हैं उन्होंने ही डिपॉजिट किया है। इनफैक्ट कहीं कहीं पे तो ये भी कहा जाता है कि इसकी गहराई कहीं कहीं पे, बहुत ही एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, यहां पर 6000 मीटर तक भी आपको गहराई देखने को मिलती है। लेकिन मोटा मोटा 1000 से 2000 मीटर की आपको यहां पर गहराई देखने को मिल जाती है। अच्छा, अगर ऊंचाई की बात करें तो मीन सी लेवल से इसकी जो ऊंचाई है ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। जैसे हिमालयाज में हमने देखा कि कैसे बड़ी बड़ी चट्टानें थी, ये तो वैसे भी मैदान है, तो इसकी जो ऊंचाई है ये ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। ये 200 मीटर अबव मीन सी लेवल आपको दोस्तों देखने को मिलती है। हाईएस्ट एलिवेशन 291 मीटर है, वो भी अंबाला के पास, हरियाणा का जो जिला है अंबाला, जो कि पंजाब के साथ भी इसका बॉर्डर लगता है, तो वहां पर आपको 291 मीटर्स की हाइट देखने को मिलती है। अदरवाइज इसकी जो एवरेज एलिवेशन है ये 200 मीटर के आसपास ही देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेट प्लेन्स की डिविजन्स के बारे में, इनके अलग अलग इनके वर्गीकरण के बारे में। तो ग्रेट प्लेन्स को आप डिवाइड कर सकते हैं इनटू वेरियस स्मॉलर यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द एलुवियम, ग्रेडियंट, ड्रेनेज एंड रीजनल ट्रेट्स। तो यहां पर अगर आप नॉर्थ से साउथ जाते हैं तो आप इनको 3 मेजर जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 जोन आता है भाबर, नंबर 2 जोन आता है तराई, नंबर 3 जोन आता है एलुवियल प्लेन्स। इन एलुवियल प्लेन्स को फर्दर आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 खादर आता है और नंबर 2 दोस्तों भांगर आता है। तो कुल मिला के अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूं तो इन टोटालिटी वी हैव 4 इंपॉर्टेंट डिविजन्स, जिसमें आपको भाबर, तराई, खादर और भांगर देखने को मिल जाता है। इसकी फोटोज भी आपको दिखाऊंगा, धीरे धीरे आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। इट विल बी मच मोर क्लियरर। नाउ यहां पर देखिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग भाबर की बात कर लेते हैं तो देखिए इसको बहुत सिंपली समझना है। जैसे मान लीजिए कि लेट अस से मैं शिवालिक्स को ड्रॉ कर रहा हूं, तो शिवालिक्स को ड्रॉ किया तो शिवालिक्स के जस्ट नीचे हम लोग एक और कलर चूज कर लेते हैं। शिवालिक्स के जस्ट नीचे दोस्तों इस तरीके से जो ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है,
ये वाली लाइन बेसिकली भाबर की है। जो भाबर की है इसको विजुलाइज करने का कोशिश कीजिए कि देखिए ये आपके शिवालिक्स हैं। जब शिवालिक्स में से यहाँ पर ऊपर से नदियाँ नीचे को आ रही हैं तो नदियों के साथ ऑब्वियस सी बात है कि पत्थर भी नीचे आएंगे। जो पत्थर आएंगे बोल्डर्स, पेबल्स कहा जाता है। जो थोड़े मीडियम साइज के पत्थर होते हैं उनको बोल्डर्स कहा जाता है। जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनको पेबल्स कहा जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि जो पत्थर पेबल्स होंगे वो यहीं पर आकर के डिपॉजिट हो जाएंगे, वो आगे तक नहीं जाएंगे। तो ये जो इलाका है, जब हम भाबर की बात करते हैं तो भाबर के इलाके में मेनली आपको ये पथरीला इलाका देखने को मिलता है। ये देखिए ये नैरो इलाका है, पोरस इलाका है और ये नॉर्दर्न मोस्ट माना जाता है ऑफ द इंडो गंजेटिक प्लेन। इसकी जो चौड़ाई है, ये जो इसकी विड्थ यहाँ पे बनी हुई है, ये 8 से 16 किलोमीटर की विड्थ है और ये आपको शिवालिक्स के फुट हिल्स में देखने को मिल जाती है। इस एरिया को कभी कभार एलुवियल फैंस कहा जाता है। इसकी फॉर्मेशन आपको इस तरीके से होती है, आप यहाँ पे देख पाएंगे ऊपर से नदियां बेसिकली नीचे आ रही हैं और इस तरीके से जो ये बन रहा है ना, ये दोस्तों एलुवियल फैंस कहा जाता है। इनके लिए एक और शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता है, दैट इज एलुवियल कोन्स। तो ये दोनों ही शब्द इस्तेमाल करे जाते हैं। जो एलुवियल कोन्स होते हैं ये सिंगुलर होता है, जो फैंस होते हैं ये बेसिकली उसका प्लूरल शब्द है, तो ये इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। ये देखिए रिवर्स डिसेंडिंग फ्रॉम द हिमालयाज, ये अपने लोड को नीचे ला करके यहाँ पे रख देते हैं। अब देखिए जब यहाँ पर ये पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं तो ऑब्वियसली जब पानी आएगा तो पानी पत्थरों के नीचे से चला जाएगा, यानी कि ये वाला जो इलाका है जिसकी हम बात कर रहे हैं भाबर की, यहाँ पर आपको केवल पत्थर देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपकी फर्टिलिटी बिल्कुल देखने को नहीं मिलती, बिकॉज कंप्लीटली पथरीला इलाका है तो मिट्टी वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर आपकी फर्टाइल लैंड देखने को नहीं मिलती है। तो मैंने पहले कहा था कि ओवरऑल फर्टाइल है, लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसके कौन से इलाके फर्टाइल हैं, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। सो भाबर की बात करते हैं। पोरोसिटी ऑफ द पेबल स्टडीड रॉक बेड्स इज सो हाई दैट मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स सिंक एंड फ्लो अंडरग्राउंड। तो फिर से जैसे मान लीजिए ये शिवालिक बना हुआ है तो भाई यहाँ पर आपके ये पत्थर ऐसे ऐसे आपको बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थर देखने को मिलते हैं। अगर पानी आता भी है तो पानी पत्थरों के नीचे से चला जाता है, ऊपर तक नहीं आ पाता। सो द एरिया इज मार्क्ड बाय ड्राई रिवर कोर्सेज। यहां पर कुछ नहीं है, केवल आपको पानी देखने को मिलता है, एक्सेप्ट इन द रेनी सीजन। जनरली तो पानी भी देखने को नहीं मिलता क्योंकि रेनी सीजन में ही पानी देखने को मिलेगा। और ये जो आपका भाबर का बेल्ट है, दैट इज व्हाई इट बिकम्स अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। एंड केवल जो बड़े बड़े पेड़ हैं जिनकी रूट्स बहुत ज्यादा लंबी हैं, बहुत गहरी हैं, केवल वही आपको देखने को मिलेंगी जिनकी जो जड़ें हैं वो बहुत ही नीचे तक जा रही हैं। जो हमने पहले बात करी थी ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया की चौड़ाई के बारे में, सेम कि हमने कहा था वेस्ट में उसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, ईस्ट तक आते आते चौड़ाई कम हो जाती है। सेम चीज़ भाबर बेल्ट के लिए भी लागू होती है। ये भी ईस्ट में नैरो है और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में आपको एक्सटेंसिव देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं तो अगली अगर हम बेल्ट की बात करते हैं इसी वाले डायग्राम में जैसे यहाँ पर हमने बनाया, तो अगली बेल्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसके नीचे आपको दोस्तों तराई बेल्ट देखने को मिलती है। तराई बेल्ट जो कि दिस इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेल्ट्स ऑफ द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। तराई बेल्ट 15 से 30 किलोमीटर जो इसकी मोटाई देखने को मिलती है। देखिए भाबर की जो चौड़ाई है ये मोटाई है 8 से 16 किलोमीटर की है, लेकिन तराई बेल्ट जो है उससे काफी सिग्निफिकेंटली मोटी है, ऑलमोस्ट 2 गुना की है और ये 15 से 30 किलोमीटर की है। ये आपको भाबर के साउथ में देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट उसके पैरेलल ही चलती है। जो नदियां भाबर में नीचे थी, जो पत्थरों के नीचे चली गई थी, क्योंकि अब उसके बाद पत्थर देखने को नहीं मिलते, तो आपको लगता है कि एकदम से नदियां जो है वो अंडरग्राउंड से बाहर को आ गई हैं। तो इस तरीके से आपको जैसे मान लीजिए यही आपके शिवालिक्स को बनाया, तो यहां पर अगर आपके पत्थर होते हैं तो यहां से मान लीजिए नदियां आ रही थी, तो सडनली जो पत्थर, इसके बाद पत्थर नहीं है तो अब आपको नदियां ऊपर सरफेस पे देखने को मिलती हैं। सो ये जो री एमर्ज होकर पानी बाहर आता है, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लार्ज एरियाज हैं अलोंग द रिवर्स जहाँ पर आपको साथ में ड्रेन्ड मार्शी लैंड्स देखने को मिलती हैं। और क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा पानी, उसके बाद साथ में मिट्टी देखने को मिल जाती है, तो जो कंडीशंस पैदा हो जाते हैं वो ऐसे कंडीशंस हो जाते हैं कि यहाँ पर अच्छे खासे आपको ना मोटे मोटे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत ही डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द तराई लैंड, फिर भले हम पंजाब की बात करें, यूपी की बात करें, उत्तरांचल की बात करें, उत्तराखंड आएगा, इट हैज बीन रिक्लेम्ड। यही वाली तराई लैंड है। रिक्लेम का मतलब क्या होता है कि इसी लैंड के ऊपर अब इन्होंने पेड़ों को, बहुत सारे पेड़ों को काट करके यहां पे इसको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। और इसी एग्रीकल्चरल लैंड पे दोस्तों आज की डेट में आपको शुगर केन, राइस और गेहूं का
जो कल्टीवेशन है वो देखने को मिल जाता है। इसी वजह से, बल्कि आपको मालूम भी होगा कि यूपी हुआ, पंजाब, हरियाणा हुआ, ये किस वजह से ये वाले जो कैश क्रॉप्स थे इनमें इतने भारी प्रोड्यूसर्स कैसे बने, बिकॉज ये वाले जो इलाके थे इनको यहाँ पर काट दिया गया और ये देखने को मिला। इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं जिनको मैं सामने लाना चाहूँगा। दैट इज़ कि इसमें क्योंकि थिकली फॉरेस्टेड रीजन है तो यहाँ पर आपको बहुत सारी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, दिल्ली वासी बहुत यहाँ पर जाना पसंद करते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, ये दोनों ही असल में तराई रीजन के ही अंदर लाए करते हैं। इसके अलावा दोस्तों तराई रीजन में भी अगर आप देखेंगे तो तराई का जो इलाका है ये भारत के पूर्वी इलाके में ज्यादा आपको प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पूर्वी इलाके में जनरली बारिश ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो आपको वो देखने को मिलते हैं, जंगल देखने को मिलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा घने देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू दी वेस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट में आपको वैसे भी जंगल जितने थे काफ़ियों को काट दिया गया है और जितने बचे भी हैं तो उतने घने जंगल आपको देखने को नहीं मिलते हैं। बिकॉज ऑफ दीज वाइल्ड लाइफ आपको, बिकॉज ऑफ दीज नेशनल पार्क्स आपको यहाँ पे तरह तरह की जो वाइल्ड लाइफ है देखने को मिलती है। इंडियन एलिफेंट्स हुए, नीलगाय, ब्लैक बक, है ना, उसके बाद वाइल्ड पिग, डियर, इंडियन वाटर बफलो, रिवर डॉल्फिन्स, घड़ियाल, एशियाटिक लायन, बंगाल टाइगर, ये सब तरह की आपको चीजें यहां देखने को मिल जाती हैं। फर्दर आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोग एलुवियल प्लेन्स पे आ चुके हैं, जिसको फिर से दो भागों में बांटा गया है। इसका मैं आपको पूरा मैप दिखाऊंगा, बहुत ही चीजें और समझ आसान हो जाएंगी। भांगर तक हम पहुंच चुके हैं, तो दोस्तों तराई के नीचे आपको देखने को मिलते हैं एलुवियल प्लेन्स, जिसमें दो तरह के एलुवियल प्लेन्स हैं। ओल्ड एंड न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं विच आर नोन एज भांगर एंड खादर रिस्पेक्टिवली। तो भांगर जो है ये दोस्तों ओल्ड एलुवियल प्लेन्स हैं और खादर जो है ये दोस्तों न्यू एलुवियल प्लेन्स देखने को मिलते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ ओल्ड एलुवियम एंड फॉर्म्स द एलुवियल टेरेस अबव द लेवल ऑफ फ्लड प्लेन्स। तो यहां पर क्या है कि जो भांगर है ये जनरली फ्लड प्लेन्स के लेवल से ऊपर रहता है, मतलब कि यहां पर आपको ज्यादा पानी वानी देखने को नहीं मिलता, मतलब कि जो भांगर है वो उतना फर्टाइल नहीं है। सो ये वाला जो भांगर है, इनफैक्ट यहां पे एक बड़ा ही विचित्र फीचर आपको देखने को मिलता है, कैल्शियरियस कंक्रेशंस देखने को मिलती हैं, जिनको हम लोग कंकर भी बोल देते हैं। उसके बाद खादर की बात करते हैं, तो खादर जो है वो न्यू एलुवियम होता है और ये बेसिकली फ्लड प्लेन्स जो हैं जो बने होते हैं वो खादर से ही बने होते हैं। और यहाँ पर अब जैसे जैसे नदी में पानी बढ़ता है तो वो फ्लड प्लेन्स में पानी चला जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी नदी है, नदी के जस्ट बगल में दोस्तों यहाँ पर आपके फ्लड प्लेन्स होते हैं। जैसे जैसे नदी के अंदर जो पानी है वो बढ़ता है तो वो फ्लड प्लेन्स में जाता है। जब ये नदी का पानी फ्लड प्लेन्स में जाएगा तो ऑटोमेटिकली नया एलुवियम है जो कि सेडिमेंट्स हैं उनको डिपॉजिट करेगा, जिसकी वजह से जो खादर है उसमें एक तो कंकर बहुत कम होता है और साथ में खादर जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल भी बन जाता है। दीज डिपॉजिट्स आर नॉर्मली कन्फाइंड टू द विसिनिटी ऑफ द प्रेजेंट रिवर चैनल्स। देखिए यहाँ पे रिवर चैनल्स हैं, इसकी विसिनिटी में ही आपको जो खादर का एरिया है वो देखने को मिल जाता है। फाइनली ये वाला मैप, ये सिंगल मैप आपको काफी चीजों को एक्सप्लेन कर देगा। ये देखिए यहाँ पर आपके हिमालयास थे, आप नीचे पहुंच गए, यहाँ पर आपका पत्थर इकट्ठा होना शुरू हुए जो भाबर है, तो यहाँ पर नदियाँ जो हैं वो ऑलमोस्ट नीचे को ही जाती हैं। यहाँ पर नदियाँ फिर हैं सामने को आ जाती हैं, तो यहाँ पर आपका तराई का जो मार्शलैंड टाइप बन जाता है। यहीं पर आपको बहुत सारे जंगल देखने को मिलते हैं जिसमें कुछ कुछ जंगलों को काट दिया गया है, वहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड बना दी गई है। और आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा इलाका एलुवियल प्लेन्स का है, जिसमें जो इलाके ऊपर के हैं, जो इलाके ऊपर के हैं ये दोस्तों भांगर हैं, और जो इलाके नदी के बिल्कुल साइड में हैं, ठीक है, ये दोस्तों बेसिकली खादर है। ये इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा खादर है। इनफैक्ट इसमें नीचे आपको यहाँ पर भी खादर देखने को मिलेगा, ये पूरा का पूरा खादर है। जब नदी का पानी बढ़ेगा तो खादर पे नया एलुवियम आएगा, लेकिन जो भांगर है वो यहाँ पे पानी से अफेक्टेड नहीं होता, जिसकी वजह से भांगर में आपको ज्यादा देखिए दिस इज अबव द लेवल ऑफ फ्लड प्लेन्स, जिसकी वजह से यहां पर आपको ज्यादा फर्टिलिटी भी देखने को नहीं मिलती है। ये है आपका कंप्लीट डिवीजन ऑफ द ग्रेट प्लेन्स। नाउ कुछ कुछ किताबों में आपको कुछ अन्य तरीकों के मैप्स देखने को मिलेंगे, वो भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। कभी कभार क्या होता है, इसको इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि देखो जी ये राजस्थान के प्लेन्स हैं, ये सतलुज यमुना के प्लेन्स हैं, ये अपर गंगा प्लेन्स हैं, ये मिडल गंगा प्लेन है, ये लोअर गंगा प्लेन है और ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन है। तो आपको इसको देख के घबराना नहीं है, ये वाली जो प्लेन्स हैं ये वही ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया की ही बातचीत हो रही है। अच्छा, कुछ कुछ किताबों में आपको ये भी देखने को
को मिलेगा कि जैसे पंजाब के जो प्लेन्स हैं उनको मलवई या मालवा प्लेन्स कहा जाता है, उत्तराखंड के इलाकों को रोहिलखंड प्लेन्स कहा जाता है, बिहार के इलाकों को मिथिला प्लेन्स और झारखंड के इलाकों को मगध प्लेन्स कहा जाता है। तो ये भी आपको इस तरीके के, झारखंड बिहार का इनफैक्ट ये बॉर्डरिंग एरिया है, ये दोनों स्टेट्स में ही आता है, इसको मगध प्लेन्स कहा जाता है। अगर आप इस तरह के नाम को भी कभी एनकाउंटर करते हैं तो घबराना नहीं है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स की ही बात हो रही है, ग्रेट इंडियन प्लेन्स की ही बात हो रही है। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा इसके बहुत सारे नाम हैं, तो इनको देख के आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये अलग अलग नाम जो हैं ये मान के चलिए कि ये सारे के सारे ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के ही नाम हैं। कुछ कुछ इन्होंने एरिया वाइज, क्षेत्र के हिसाब से नाम रखे हुए हैं, दैट्स इट। ठीक है जी। नाउ फाइनली इनका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इनका सिग्निफिकेंस बहुत है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि देखिए यूपी बिहार में हमें इतनी आबादी देखने को क्यों मिलती है। इसके पीछे कारण बड़ा साफ है। किसी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन को बनने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए और ज़मीन चाहिए। अगर ज़मीन है तो वहाँ पर खेती हो सकती है, पानी है तो खेती हो सकती है, खेती हो सकती है तो खाने को खाना मिल सकता है और उससे बाद ही आपकी जो आबादी है वो बढ़ती रहती है। सो देखिए फर्टाइल एलुवियल सॉइल्स हैं, सरफेस यहाँ पे फ्लैट है, आना जाना आसान है, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ईजी है। पेरेनियल रिवर्स हैं, क्योंकि पेरेनियल रिवर्स क्यों हैं? पूरा साल आने वाली नदियाँ हैं, क्योंकि उनका जो स्रोत है वो दोस्तों हिमालयाज में है। क्लाइमेट जो है वो फेवरेबल है और इसीलिए ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया जो है इट इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। आधी के आसपास इंडियन पॉपुलेशन आपको यहीं देखने को मिलती है, जबकि एरिया उतना नहीं है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटीज, यूपी बिहार की डेंसिटीज आई डोंट थिंक सो आपको बताने की आवश्यकता है। और ये इकोनॉमीज, अभी तो चलो हालात काफ़ी बदल गए हैं, लेकिन एसेंशियली जो अधिकतर पॉपुलेशन है वो अभी भी एग्रो बेस्ड पॉपुलेशन ही आप लोग कह सकते हैं। बाकी पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ पश्चिमी इलाकों में इरिगेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इन इलाकों को अब हम लोग ग्रेनरीज ऑफ इंडिया का भी नाम दे देते हैं। और ये इलाके जो हैं बहुत सारा यहाँ से जो कैश क्रॉप्स निकलते हैं इनका एक्सपोर्ट भी होता है। और इस इलाके में अब आपको बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे शहरीकरण और औद्योगिकरण भी आपको बड़े लेवल पे देखने को मिलता है। उसके बाद अब ऑब्वियसली शहरीकरण होगा, औद्योगिकरण होगा, तो साथ में ट्रेड एंड कॉमर्स भी बनेगा। और क्योंकि यहाँ पर बहुत आबादी है, बहुत लोग रहने लगे हैं, तो कल्चरली भी ये इलाका काफ़ी रिच हो चुका है। बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं जो कि आपको गंगा यमुना के बैंक्स के किनारे पे देखने को मिल जाते हैं। आई थिंक हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सब आपको देखने को मिलते हैं और न जाने कितने सारे यहाँ पे प्लेसेस हैं जो कि देखने को मिल जाते हैं। तो इनका सिग्निफिकेंस आई थिंक बहुत ज़्यादा है। वी कैन नॉट डू जस्टिस टू दिस इन 5 मिनट्स, बट आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस ये वाले जो ग्रेट इंडियन मैदान है ये हमारे लिए रखते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपको हमारी वन शॉट वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमें बताइए, हम और भी इस तरह की वीडियोस आपके लिए प्लान करेंगे। जाने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे डेमो सेशंस को नहीं देखा है ज़रूर देखिए, पाथफाइंडर के यूट्यूब चैनल पर ही हैं। और हमारी पर्सपेक्टिव सीरीज़ को चेकआउट नहीं किया है तो इसको भी जाकर के ज़रूर चेकआउट कीजिए, ये भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ही देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।